हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। तो हम देखा था, हमने पहली वीडियो में हिस्ट्री के थ्योरी को देखा था, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो था भारत में आने वाले चीनी यात्री, यानी कि भारत में आने वाले चीनी यात्रियों की हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि जितने भी आपके प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए थे, ओवरऑल किसी भी राजा के समय में आए होंगे या किसी भी शासक के समय में आए हों या किसी भी सुल्तान के समय में आए हों, ओवरऑल हम पूरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ी आपसे बड़ी हो जाएगी पहले की वीडियो से, तो इसकी पूरी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी कि जितने भी हमारे विदेशी यात्री भारत में आगमन हुए थे, चीनी यात्रियों का हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था पहली वीडियो में राजा हर्षवर्धन के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने आपके जो फाहियान था वो चीनी यात्री था, उसके समय पढ़ा था। फिर भानुगुप्त के समय पढ़ा था। यानी कि जितने भी हमारे राजा थे, जैसे जैसे यात्रियों का आगमन हुआ वैसे वैसे हम राजाओं को पढ़ते चले गए। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी कि इतिहास का पार्ट नंबर 2, यानी कि थ्योरी की बात करेंगे। आज है मंगलवार, तो आज हम डिस्कशन करेंगे अपने हिस्ट्री के सेकंड टॉपिक का। एक दिन मंडे को हमारा एमसीक्यू का टॉपिक होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसकी हम 2 वीडियो को कर चुके हैं, तो उसकी 2 वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, यूपी पीसीएस का आपका एग्जाम हो गया, वीडियो का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, तो आपकी तैयारी जो होगी बहुत ही बेस्ट हो सकेगी। तो अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और हम बात करेंगे भारत में आने वाले विदेशी यात्री, चाहे वो अकबर के समय में आए हों या वो औरंगजेब के समय में आए हों या शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में, या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में या महमूद गजनवी के समय में, ओवरऑल किसी के समय में भी जो भी यात्री आए हों उन सभी की हम क्या करेंगे, आज फुल डिस्कशन में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वो जिस यात्री के समय में आए होंगे, लेकिन जो यात्री जिस समय में आया होगा उसमें वो राजा के अंतर्गत वर्क किया होगा, तो उस राजा की भी हम चर्चा करेंगे, वो सुल्तान की भी चर्चा करेंगे। यानी कि जितने भी यात्री भारत में आए थे उन सभी की आज हम ओवरऑल चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक है हमारा भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2 की बात, यानी कि थ्योरी के 2 की बात हो रही है। तो हम बात करेंगे कि भारत आने वाले विदेशी यात्री, हमने पहले उसमें देखा था कि हमने चीनी यात्रियों की बात की थी। तो भारत आने वाले जितने भी आपके चीनी यात्री थे उनकी क्या करी थी, हमने बात की थी। आज हम करेंगे विदेशी यात्रियों की बात। तो थोड़ा सा रिवीजन हम इसी में कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से चीनी यात्री पढ़े थे। तो हमने देखा था, हमने फाहियान को पढ़ा था जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण यात्री है हेनसोंग को पढ़ा था, सुन सिंह को भी पढ़ा था हमने, हेनसोंग को भी पढ़ा था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। तो हमने 3 यात्रियों को फुल डिटेल में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे पहले यात्री की बात अगर हम करेंगे तो वो है आपके अल-बरूनी। बात करेंगे अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी का जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था 4 सितंबर 973 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात करेंगे तो लिख लेते हैं 4 सितंबर 973 एडी में इनका जन्म हुआ था, यानी कह सकते हैं एडी। अगर हम बात करेंगे मृत्यु के 13 दिसंबर 1048 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जन्म जो हुआ था वो हुआ था उज्बेकिस्तान में। अगर हम कैपिटल की बात करेंगे उज्बेकिस्तान की, तो कैपिटल होगी आपकी ताशकंद, लेकिन राजधानी क्या है, ताशकंद में जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। अगर बात करेंगे मृत्यु कहाँ हुई, तो बहुत ही फेमस है हमारे अल-बरूनी साहब। अल-बरूनी की हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। यानी कि जन्म हुई थी उज्बेकिस्तान में, मृत्यु कहां पर हुई थी आपकी अफगानिस्तान गजनी में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहां से हम देखेंगे किसके समय में भारत आए थे, कैसे कैसे इन्होंने काम किए भारत में। तो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी, लेकिन महमूद गजनबी के समय भारत आए थे। तो महमूद गजनबी के समय क्या आए थे, ये भारत आए थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी
उस बुक का जो नाम था वो था किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद एक बुक लिखी थी। तो इस बुक की अगर हम बात करें किस भाषा में है, तो ये बुक आपकी अरबी भाषा में लिखी गई है। तो इस बुक को जो लिखा गया था प्रारंभ में वो इसकी अरबी भाषा थी, लेकिन क्या था कि इस बुक को क्या करा, ट्रांसलेट भी कर दिया। तो दो व्यक्ति ऐसे थे, एक सचाऊ व्यक्ति थे, सचाऊ, इन्होंने क्या करा, इस बुक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। और एक व्यक्ति थे हमारे रजनीकांत शर्मा। रजनीकांत शर्मा की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने इस बुक को हिंदी में क्या करा, ट्रांसलेट कर दिया। तो हिंदी में इस बुक को क्या करा, ट्रांसलेट कर दिया। तो हमने देखा कि अल-बरूनी जो थे वो भारत आए थे आपके 11वीं शताब्दी में, महमूद गजनबी के समय भारत आए थे। तो उस समय जिसका शासनकाल था वो महमूद गजनबी का शासनकाल था, और उनका जन्म जो हुआ था उज्बेकिस्तान में हुआ था। अब अगर हम बात करेंगे कि पहले ऐसे मुस्लिम का नाम बताओ जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे, अल-बरूनी। तो अल-बरूनी जो थे वो पुराणों का अध्ययन करने वाले थे। अगर हम पूछेंगे कि भारतीय समाज में पुराणों की संख्या कितनी है, तो हमारे कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं हमारे। अब पुराणों के अगर रचयिता की बात करेंगे तो रचयिता है आपके वेद व्यास। तो वेद व्यास के हैं पुराणों के रचयिता हैं। अगर हम उसके बाद अगर बात करते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है हमारा, तो सबसे प्राचीन है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है हमारा सबसे प्राचीन है। तो पुराणों की जो रचयिता है वो आपके वेद व्यास हैं। पुराणों की जो संख्या है वो है हमारी 18। तो हमने देखा कि अल-बरूनी किसके समय भारत आए थे, तो अल-बरूनी जो भारत आए थे वो महमूद गजनबी के समय में क्या थे, भारत आए थे। तो हम थोड़ी सी बात महमूद गजनबी की भी कर लेते हैं। हमने पॉइंट को देखा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुस्लिम है वो आपके अल-बरूनी है। अगर यहीं पे हमारा एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो पहला मुस्लिम था उपनिषदों का अध्ययन करने वाला। अगर उपनिषदों के अध्ययन करने वाले मुस्लिम की अगर हम बात करेंगे तो उपनिषदों का अध्ययन करने वाले जो पहले मुस्लिम थे वो थे आपके दारा शिकोह। तो हमारे यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाले जो पहले मुस्लिम थे वो अल-बरूनी, और उपनिषदों का अध्ययन करने वाले जो पहले मुस्लिम थे वो कौन थे, आपके दारा शिकोह। दारा शिकोह को हम लघु अकबर के नाम से जानते हैं और उन्हें लघु अकबर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये उपाधि इन्हें इतिहासकार लेनपुल के द्वारा दी गई थी। इतिहासकार लेनपुल के द्वारा इस उपाधि को दिया गया था। तो इस बात की आप याद रखें कि उपनिषदों का अध्ययन करने वाला जो पहला व्यक्ति है वो है हमारा दारा शिकोह। ओके, ये आपके शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह। ओके, अब हम बात कर लेते हैं महमूद गौरी की, सॉरी महमूद गजनबी की। तो महमूद गजनबी ने क्या करा, 1000 से लेके 1027, यानी कि 1000 से लेके 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, भारत की संपत्ति को लूटना। तो भारत की जो संपत्ति थी उसका लूटना इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। तो अगर प्रश्न बनता है कि महमूद गजनबी का जो प्रमुख उद्देश्य था तो वो क्या था, भारत की संपत्ति को लूटना क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। तो किस वंश से था, एक भी प्रश्न बहुत बनता है। तो इनके जो वंश होते हैं उनको हम बोलते हैं यामनी वंश, यामनी वंश, या हम बोल सकते हैं गजनी वंश। तो यामनी वंश के भी नाम से जानते हैं और गजनी वंश के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रश्न ये डाउट रहता है हमारा कि जो गजनी वंश था या जो यामनी जो वंश था उसका संस्थापक कौन था, क्या महमूद गजनबी थे या कोई और व्यक्ति था। तो अगर संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, जो फाउंडर की अगर हम बात करते हैं, तो फाउंडर यहां से आपके अलप्तगीन होंगे। अलप्तगीन क्या होंगे, हमारे यहां से गजनी वंश के क्या होंगे, संस्थापक होंगे।
तो ये जो ओवरऑल जो जाति थी इनकी, तो ये तुर्क जाति से संबंध रखते थे। जितने भी यहाँ के लोग थे गजनी वंश के, ये तुर्क जनजाति से संबंध रखते थे। तो हम बात कर लेते हैं कि कितनी बार भारत को लूटा था महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा था। भारत को पूरी तरह से 17 बार लूटा था। और अगर बात करेंगे तो पहला जो आक्रमण किए थे वो 1013 और 14 में, 1013 और 14 में थानेश्वर पर आक्रमण कर दिए। 1013 और 14 में कहां पर आक्रमण किए? थानेश्वर पर आक्रमण कर दिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि थानेश्वर पर क्या करा था, तो थानेश्वर के जितने भी मंदिर थे, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपके थानेश्वर है, कन्नौज साइड में अगर हम बात करेंगे तो जितने भी मंदिर थे वहां पर उन सभी मंदिरों को क्या किया? तोड़वा दिया था। तो थानेश्वर पर आक्रमण किए थे पहली बार। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये आपके कन्नौज, कन्नौज साइड में होता है आपके। अगर हम और यहां से अगर बात करते हैं तो थानेश्वर पर जब आक्रमण करा था तो वहां के राजा कौन थे? तो वहां के राजा थे राजा राम। तो प्रश्न किस टाइप से बनेगा पेपर में? प्रश्न इस टाइप से बनेगा कि जब महमूद गजनवी ने जब थानेश्वर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां के राजा कौन थे? तो राजा उस टाइम कौन थे? राजा राम वहां के कौन थे? राजा थे। उसके बाद जो आक्रमण किए तो कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद क्या करा? 1018 में क्या कर दिया? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया फिर से। तो कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। तो 1018 में क्या करा? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। और जब कन्नौज पर जब आक्रमण करा तो उस समय जो हमारे शासक थे वहां के कौन थे? राज्यपाल थे। उसके बाद 1019 और 1020 में क्या करा? चंदेलों पर आक्रमण कर दिया। तो चंदेल शासकों पर आक्रमण कर दिया। और चंदेल शासकों का जो मुखिया था, यानी कि जो वहां पे राजा था, वो कौन था? आपके विद्याधर राजा थे। तो ऐसे कुल मिला के ये क्या करते थे? संपत्ति को लूट लेते थे महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने भारत में एक ही मात्र उद्देश्य से आक्रमण किए थे, भारत की धन संपत्ता को लूटना, यानी कि संपत्ति को पूरी तरह से लूटना, ये प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद में 1024 और 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर में जो मूर्ति थी उसको क्या करा था? तोड़ दिया था। बट सैनिकों के द्वारा मूर्ति को नहीं तोड़ा गया था। तो राजा ने क्या करा, यानी कि महमूद गजनवी वहां पर आक्रमण करता था। तो महमूद गजनवी मंदिर में जाके मूर्ति को तोड़ दिए, तो सैनिक भी मूर्ति को तोड़ने लगे। और इस कारण जो महमूद गजनवी को हम कहते हैं, तो मूर्ति तोड़ने के कारण महमूद गजनवी को कहते हैं मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक की बात करते हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण थे जो करे थे आपके महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी का जो इतिहास है वो बहुत ही अच्छा नहीं था भारत के लिए। आप देखेंगे तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा और सभी राजाओं को क्या किया? हरा दिया था। तो बहुत ही धन संपत्ति को लूट के ले गया था महमूद गजनवी। अगर दरबारी की बात करेंगे तो इसके दरबारी जो थे, दरबारी इतिहासकार की बात करेंगे तो वो इतिहासकार थे आपके उत्बी। उत्बी कहां थे? दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी किताब उल हिंद, एक बुक लिखी थी किताब उल यामनी। किताब उल हिंद जो लिखी थी वो लिखी थी आपके अल-बरूनी ने। तो किताब उल यामनी जो लिखी थी वो उत्बी ने लिखी थी। और अगर हम बात करेंगे कि दरबारी विद्वान कौन था, तो दरबारी विद्वान जो थे वो थे आपके फिरदौसी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिरदौसी की। तो फिरदौसी भी थे यहाँ पे। और फिरदौसी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसको हम कहते हैं शहनामा। तो शहनामा क्या है? फिरदौसी की एक प्रसिद्ध रचना है। तो हमने देखा कि जो हमारे अल-बरूनी थे वो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। और महमूद गजनवी ने 17 बार भारत को लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर को भी 1024-25 में क्या करा था? लूट लिया था। तो ये महमूद गजनवी का इतिहास था, आपके सामने हमने प्रस्तुत किया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए,
बहुत ज्यादा बार पेपर में क्या होते हैं, प्रश्न महमूद गजनवी वगैरह से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई, तो 1030 ईस्वी में क्या हुई, जाटों के विरुद्ध युद्ध में लड़ते हुए महमूद गजनवी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आप याद रखिएगा कि महमूद गजनवी का दरबारी जो थे वो आपके उत्बी थे। इन्होंने किताब उल यामनी की रचना की थी, और किताब उल हिंद की अगर हम बात करेंगे तो वो आपके अलबरूनी रचना की थी। ओके, तो ये हमारा पहला समाप्त हुआ, यानी कि महमूद गजनवी के बारे में हम पूरी तरह से स्टडी अब कर चुके हैं। अब चलते हैं अगली ओर। तो अगला जो पॉइंट हमारा है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता की अगर हम बात करेंगे तो इब्न बतूता क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अगर हम बात करेंगे तो 24 फरवरी 1304 में क्या हुआ था, इब्न बतूता का जन्म हुआ था, और 1377 ईस्वी में क्या हुई थी, इब्न बतूता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो जन्म कहाँ हुआ था, जन्म भी मोरक्को देश के रहने वाले थे, तो जन्म भी कहाँ होगा, मोरक्को देश में होने वाला था, और मृत्यु भी कहाँ पर हुई थी, मोरक्को में हुई थी। अगर प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाला जो यात्री था वो कौन था, तो 75,000 मील की यात्रा की थी इब्न बतूता ने। कितने मील की यात्रा की थी, 75,000 मील की यात्रा की थी इब्न बतूता ने। तो ये सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला व्यक्ति भी बना जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय के आया था, भारत में आए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे और 13वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत में आए थे, और एक बुक को लिखा जिसका नाम था किताब उल रहला। तो किताब उल रहला को लिखा, ये आपके अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो हम पॉइंट बना सकते हैं कि जो आपके इब्न बतूता थे वो किसके समय में भारत आए थे, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय के आए थे, भारत आए थे। ये पॉइंट भी लिखा हुआ है 1333 ईस्वी में सिंधु नदी पर पार करते हुए भारत पहुंचे, और भारत में इसने अपना पहला प्रवास कहां पर बनाया, मुल्तान में बनाया। तो पहला जो प्रवास था वो मुल्तान में बनाया। मुल्तान जो वर्तमान समय में आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हो गया आपके। तो मुल्तान पर क्या करा, पहला प्रवास बनाया, और 13वीं शताब्दी में भारत आए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय के आए थे, भारत आए थे, और दिल्ली में 10 वर्षों तक क्या करा, भ्रमण करा पूरी तरह से। तो दिल्ली में कितने वर्षों तक रहे, 10 वर्षों तक रहे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक आपके तुगलक वंश से संबंधित थे, जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जिन्हें पागलों का राजा या इतिहास का अरस्तू भी कहते थे। उन्होंने भारत में बहुत सारे कार्य किए, जैसे दीवान कोही या दीवान अमीर कोही अगर हम कहें तो आपकी कृषि से संबंधित है, जो किसने चलाया था, जो चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। आइए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे तो 1325 से लेकर 1351 तक किसका शासन है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की बात अगर हम करते हैं तो इसी में हमारी डेट बैठती है 1333। तो हम कह सकते हैं इब्न बतूता जब भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय के आए थे, भारत आए थे, और पहले ऐसे व्यक्ति बने जिसने सबसे लंबी यात्रा की थी, यानी कि 75,000 मील की यात्रा की थी इब्न बतूता ने। तो कह रहे हैं दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे विद्वान व्यक्ति था, यानी कि दिल्ली के सुल्तान जैसे आपके बलबन हो गए, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तुतमिश हो गए, तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उन सबसे में अगर सबसे कोई योग्य व्यक्ति था तो वो कौन था, आपके मोहम्मद बिन तुगलक था। सबसे ज्यादा क्या था, भाषाओं का सबसे ज्यादा ज्ञान था इनको, और सबसे विद्वान व्यक्ति भी थे। कुछ विद्वानों ने इन्हें क्या कहा, इतिहास का अरस्तू कहा, यानी कि इनकी जो तुलना की है वो अरस्तू से की है, जो हमारे जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तू, उनसे तुलना की है आपके मोहम्मद बिन तुगलक की। और कुछ विद्वानों ने इन्हें क्या कहा, पागलों का राजा भी कहा था, यानी कि व्यक्ति इतना होशियार हो चुका था कि लोगों ने उसको उपाधि दे दी पागलों के राजा की। ये हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेते थे, ये लेते थे, तो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेते थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हिंदुओं के त्योहार में कौन भाग लेता था, तो हिंदुओं के त्योहार में मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते थे, भाग लेते थे। मैंने आपको बताया दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही विभाग बनाया था,
जो किससे संबंधित था, हम कह सकते हैं ये जो विभाग था वो आपके कृषि से संबंधित था। तो ये विभाग हमारा कृषि से संबंधित था। इसमें देखिए लिखा गया, जो कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। तो ये पॉइंट हमारा बनता है कि किसके अधीन था, तो कृषक के क्या था, अधीन था। यानी कि अगर प्रश्न डायरेक्टली पूछा आता है कि दीवाने कोई विभाग किससे संबंधित है, तो वो आपके कृषि विभाग से क्या है, संबंधित है। ये हमने यहां से देखा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। इसके कई सारे कारण विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं, जैसे वहां की जनता प्यार नहीं करती थी राजा को, सुल्तान को, इसलिए उनको क्या मिलते थे, असम्मान पूर्वक, यानी कि सम्मान नहीं मिलता था, ऐसे लेटर मिलते थे। तो वहां से बचने के लिए जो राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। ऐसे कई सारे रीजन भी बनते हैं। बर्नी के अनुसार केंद्र में होने के कारण देवगिरी को क्या बनाया, राजधानी बनाया। यानी कि बर्नी जो इतिहासकार है उसने बताया कि देवगिरी क्या था, पूरी तरह से केंद्र में था, इसीलिए राजधानी जो बना दी वो क्या बना दी, देवगिरी को बना दी है राजधानी। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करा। यानी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक है। अगर हम महमूद गजनबी की बात करेंगे तो महमूद गजनबी ने एक सिक्का चलाया था जिसपे दो भाषाओं का उल्लेख था। एक ओर क्या था, संस्कृत थी, और दूसरी ओर क्या थी, उसकी अरबी भाषा का उल्लेख था। तो दो भाषाओं का जिसने उल्लेख किया है, अरबी और संस्कृत, वो आपके महमूद गजनबी। और अगर हम बात करेंगे कि सांकेतिक मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किसने किया, तो किसने किया, आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का क्या करा, प्रचलन किया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सांकेतिक मुद्रा जो चलाई गई, यानी कि सिक्का जो जारी किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, उसे इब्न बतूता ने क्या कहा, दीनार कहा। आपको बता दें कि दीनार जो है वो विश्व की सबसे महंगी मुद्रा की श्रेणी में आती है। यानी कि विश्व की सबसे महंगी मुद्रा की बात करेंगे तो वो हमारा क्या है, दीनार है। तो विश्व की सबसे महंगी मुद्रा आपके दीनार है। तो इब्न बतूता ने जो भी गोल्डन कॉइन जो जारी किए थे उनको इब्न बतूता ने क्या कहा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी गोल्डन कॉइन जो जारी किए थे उनको इब्न बतूता ने क्या कहा, तो इब्न बतूता ने उनको क्या कहा, दीनार के नाम से क्या करा, उनको संबोधित किया। अब इब्न बतूता की ही चर्चा चल रही है अभी, तो अब बात चल रही है मोहम्मद बिन तुगलक की, यानी कि दो व्यक्तियों की बात चल रही है हमारे साथ में। तो बर्नी जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहा है, कह रहा 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप दिया था। क्या दिया था, 5 प्रमुख योजनाओं के लिए विशेष रूप। तो विशेष रूप आपके ये दिया था कि द्वाब कर में क्या करी थी, वृद्धि कर दी थी। दूसरा पॉइंट है देवगिरी को राजधानी बना लिया था। तीसरा तो अभी मैंने आपको बताया सांकेतिक सिक्का जो था उसको क्या करा था, सांकेतिक मुद्रा को भी क्या कर दिया था, जारी कर दिया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। खुरासान पर आक्रमण करा और काराचिल की ओर क्या करा, अभियान किया। तो ऊपर के 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक तागी के नेतृत्व में गुजरात में विद्रोह हुआ और विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं क्या वहां चले गए। लिखा भी है कि सुल्तान स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए कहां पहुंचे, गुजरात में पहुंचे। मार्ग में ही सुल्तान क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए, यानी कि इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इन्हें बीमारी हो गई थी मार्ग में। और थट्टा आपके गुजरात के निकट जो है 20 मार्च 1351 को क्या हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इनके जो बचपन का नाम था जौना खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का जो नाम था वो था जौना खां। तो इनके जो भाई थे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो इनके भाई थे उन्होंने क्या करे, चचेरे भाई थे, तो उन्होंने क्या करा, उत्तर प्रदेश में एक जौनपुर नगर बसा दिया जिसे भारत का सिराज भी कहते हैं। तो जौनपुर नगर जो बसाया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया गया था, क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था, जौना खां।
एक इनके बचपन का नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था, जौनपुर नामक नगर बसाया था, जिसे भारत का सिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सिराज कहते हैं। तो भारत के सिराज के नाम से हम जानते हैं अजित जौनपुर नगर को। तो ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ पॉइंट थे जो हमने देखे हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहे हैं। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। एक प्रश्न हमारा और बचता है कि जो इतिहासकार थे आपके बदाऊनी, उन्होंने क्या लिखा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को किससे, सुल्तान से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। यानी कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये बदाऊनी ने दिया था। और ये स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो किसके बारे में कहा गया है, तो इस स्टेटमेंट में जिसके बारे में कहा गया उन सभी लोगों को आप जानते हो, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। अब मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में ही जो आपके जौनपुर नगर की स्थापना की थी, तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, क्योंकि वो इनके क्या थे, वो इनके चचेरे भाई थे। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बनता है कि प्रजा को उसके सुल्तान से और सुल्तान को क्या मिली, प्रजा से क्या मिली, पूरी तरह से मुक्ति मिल गई थी। अब हम पढ़ेंगे कि निकोलो दी कॉन्टी जो था इटली का एक यात्री था। अगर प्रश्न बनता है किसके समय में भारत आया था, तो हम बता भी सकते हैं किसके समय में भारत आया था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो निकोलो डी कॉन्टी जो था वो क्या था, इटली का यात्री था, जो देवराय प्रथम के शासन काल में क्या आया था, भारत आया था। तो देवराय प्रथम की अगर हम बात करेंगे तो देवराय जो प्रथम था उनका जो शासन काल था वो 1406 से लेके 1412 ईस्वी तक क्या था, शासन काल था। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। तो विजयनगर जो साम्राज्य था वो 4 पार्टों में क्या था, डिवाइड, यानी कह सकते हैं संगम वंश, सालुक वंश, तुरप वंश और आरबिडू वंश, यानी कि 4 पार्टों में डिवाइड था हमारा विजयनगर साम्राज्य, जिसकी जो स्थापना करी थी वो हरिहर बा बुक्का ने की थी। अगर हम यहाँ से एक पॉइंट को देखते हैं, पिछले प्रश्न से अगर हम एक पॉइंट को यहाँ से देखते हैं, हमने अभी यहाँ से देखा था मोहम्मद बिन तुगलक को। अगर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 साम्राज्य स्थापित हुए थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन टाइम है वो हमारा 1325 से लेके 1351 के मध्य में आता है। तो अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की अगर यहां से अगर बात करते हैं तो आप देखिएगा 2 साम्राज्य की स्थापना की जाएगी यहां पर, एक विजयनगर साम्राज्य और एक आपका बहमनी साम्राज्य। तो अगर हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में हुई थी। उस समय अगर दिल्ली सल्तनत में किसी का शासन था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि किसके समय में हुई थी, तो बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी 1347 में। तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का ने, और बहमनी जो साम्राज्य था उसकी स्थापना करी थी हसन गंगू ने। ओके, तो हमने देखा कि 1351 के मध्य से लेके, यानी कि 1325 से लेके 1351 के मध्य में जो शासन टाइम था वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक का शासन टाइम था। यहीं से अभी हमने देखा कि जो निकोलो डी जो आपके कॉन्टी जो आया था वो देवराय प्रथम के समय में क्या आया था, भारत आए थे। तो देवराय प्रथम के समय में क्या आए थे, भारत आए थे, जो विजयनगर साम्राज्य के आपके संगम वंश के क्या थे, एक शासक थे। और संगम वंश में जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का थे, यानी कि उन्होंने ही क्या करी थी, विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को क्या बनाया गया था, हम्पी बनाया गया था। हम्पी की अगर हम बात करेंगे तो हम्पी के खंडरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया है। उन्हें शामिल किया गया था 1986 के अंतर्गत, यानी उन्हें खंडरों को शामिल किया गया था।
आती का खंडाला की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ खंडरों की, यानी कि जो हम्पी के जो खंडर हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, आती का खंडाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो उनको जो शामिल किया गया था वो शामिल किया गया था आपके 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या करा गया था, उनको शामिल किया गया था। अगर हम बात करेंगे तो कृष्णदेवराय के समय में एक व्यक्ति जो निकोलो दी पॉन्टी जो था वो आया था भारत, और कृष्णदेवराय के समय में एक व्यक्ति रहते थे जिनको हम कहते हैं श्रीनाथ। श्रीनाथ एक कवि थे और इन्होंने हरिविलास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। हरिविलास ग्रंथ इन्होंने तेलुगु भाषा में लिखा था, क्योंकि तेलुगु के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, तो तेलुगु भाषा में हरिविलास नामक ग्रंथ की क्या करी गई थी, रचना की गई थी तेलुगु भाषा में। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, तो और भी हमारे कई सारे शासक आए थे यहाँ से, तो इनके बारे में अगर हम इतना ही देखते हैं तो संगम वंश से आपके क्या थे, संबंधित थे। अगला पॉइंट हमारा बनता है कि फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय, यानी कि नेक्स्ट शासक कौन, 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय क्या भेजे थे, भारत भेजे थे। तो अब हम बात करेंगे देवराय द्वितीय की, तो देवराय द्वितीय के शासन को देखते हैं। तो अगर हम देवराय द्वितीय के अगर शासन की बात करते हैं तो देवराय द्वितीय का जो शासन होगा वो होगा 1422 से लेके 1446। अभी हमारा जो देवराय प्रथम का जो शासन था वो 1406 से लेके 1422 के अंतर्गत था। देवराय द्वितीय का जो हमारा शासन है वो 1422 से लेके 1446 के अंतर्गत आता है। तो अगर हम बात करेंगे 1442 की, तो 1442 के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो देवराय द्वितीय के समय रज्जाक जो थे, अब्दुल रज्जाक, वो क्या आए थे, आपके भारत आए थे। ठीक है, अगर हम आगे इनकी बात कर रहे हैं तो इनके समय में देखिएगा जो मैंने लिखे थे श्रीनाथ, तो इनके समय में एक श्रीनाथ रहते देवराय प्रथम के समय में, और जब शासन काल आया देवराय द्वितीय का तो जो व्यक्ति रहते थे श्रीनाथ को इन्होंने क्या करी, सार्वभौमिक कवि की क्या करी, संज्ञा प्रदान की। तो सार्वभौमिक कवि की उपमा दी या उपमा से सम्मानित किया, या इन्होंने क्या करा, सम्मान करा। यानी कि सार्वभौमिक कवि का मतलब होता है कि सबसे प्रसिद्ध कवि या सबसे वर्ल्ड फेमस कवि, यानी कि सभी में कवियों में प्राथमिकता, यानी कि जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों में क्या होगी, प्राथमिकता होगी, उसको हम कहेंगे सार्वभौमिक कवि। तो जो देवराय प्रथम के समय में जो कवि रहते थे श्री हरिनाथ, उनके अंतर्गत क्या थे, वहां पर रहते थे, लेकिन सार्वभौमिक जो कवि की जो संज्ञा दी थी वो दी थी देवराय द्वितीय के समय उन्होंने क्या करी थी, संज्ञा से अवगत कराया था इनको। तो श्रीनाथ यानी किस भाषा के कवि थे, आपकी तेलुगु भाषा के क्या थे, हमारे कवि थे। अब बात करते हैं कि पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस यानी कि पुर्तगाल की अगर हम बात करेंगे तो लिस्बन क्या है, कैपिटल है हमारी पुर्तगाल की। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समय क्या आए थे, भारत आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। बात करते हैं कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय के समय एक पुर्तगाली थे जो डोमिंगो पायस, वो क्या आए थे, भारत आए थे। अब हम बात कर लेते हैं कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय का जो शासन था वो 1509 से लेके 1529 के अंतर्गत क्या था, शासन था कृष्णदेव राय का। और जितने भी हमारे वंश थे उनमें ये तालुक वंश से क्या रखते थे, संबंध रखते थे, यहां से संबंध रखते थे। तुलुक वंश से इनका क्या था, संबंध था। अगर हम यहां से बात करते हैं इनकी, तो इन्होंने क्या करा था, कृष्णदेव राय ने एक रचना लिखी थी जिसे हम कहते हैं अमुक्त मल्याद।
अमुक्त मल्ल्याद एक रचना लिखी थी। और इन्हीं के समय में भारतीय इतिहास के जो बर्ड फेमस लोग जो थे, जिनको हम कहते हैं अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज की अगर हम बात करेंगे तो किसके समय में रहते थे? कृष्णदेवराय के समय में रहते थे। पेड्डाना क्या थे? इनके प्रमुख थे। तो सबसे प्रमुख अष्टदिग्गज। अगर हम पूछते हैं कि अष्टप्रधान किसके समय में रहते थे, तो अष्टप्रधान किसके समय में रहते थे, तो वो शिवाजी के समय में रहते थे अष्टप्रधान। ओके, तो हमने देखा कि कृष्णदेवराय ने क्या करा। कृष्णदेवराय ने भारत में रहकर शासन किया और बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, जो आपके तुलुक वंश से संबंधित, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का एक वंश है तुलुक वंश, उसी से क्या थे? आपके संबंधित थे। और इन्होंने तेलुगु भाषा में रचना की है अमुक्त मल्ल्याद की। तो इन्होंने तेलुगु भाषा में रचना भी की है अमुक्त मल्ल्याद की। अगर हम बात करेंगे तो कौन सा पुर्तगाली आया था? एक व्यक्ति और आया था, यानी कि जो पुर्तगाली जो गवर्नर था अल्बुकर्क। तो जो आपके पुर्तगाली जो गवर्नर था अल्बुकर्क, उसने क्या करा था, इनके दरबार में एक और भी व्यक्ति भेजा था, जिसको हम कहते हैं फादर लुई। तो फादर लुई भी जो आया था वो कृष्णदेवराय के समय ही भारत आए थे। तो पुर्तगालियों के गवर्नर थे अल्बुकर्क। अगर और भी कोई व्यक्ति भारत आने वाला था तो वो वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भी भारत आए थे 1498 ईस्वी में। क्या आए थे? वास्को डी गामा क्या आए थे? भारत आए थे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगला पॉइंट है रॉल्फ फिंच की। अगर हम बात करते हैं तो रॉल्फ फिंच की अगर हम बात करते हैं तो अकबर के समय भारत आने वाले अंग्रेज थे, जो 1588 ईस्वी में भारत आए थे। तो 1588 ईस्वी में भारत आए थे और अकबर के समय आए थे। अगर हम अकबर के समय की बात करते हैं, अकबर की अगर हम बात करेंगे तो अकबर का जो शासन पीरियड है वो हमारा 1556 से लेके 1605 तक क्या है? अकबर का समय है। अगर हम बात करेंगे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में हुई, तो हमारे मुगल बादशाह अकबर के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में। तो 1600 में जो स्थापना करी थी वो अकबर ने की थी। तो उसने क्या करा था? उसने आगरा व फतेहपुर सीकरी दोनों शहरों को लंदन से भी बड़ा बताया था। यानी कि जो अंग्रेज था उसने भारत के आगरा शहर, जिसकी स्थापना जो की है वो आपके सिकंदर लोदी ने की थी। किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। तो जो स्थापना जो करी थी सिकंदर लोदी ने की थी। तो ये पहली बार था कि अकबर के समय में एक्टर किस जहाज से आए थे? भारत एक्टर जहाज से आए थे भारत। कौन? आपका ऊपर नाम है रॉल्फ फिंच। तो ये अकबर के समय में आए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला पॉइंट हमारा बन रहा है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? आपके सभी लोगों को पता है, विलियम हॉकिंस थे। तो जहांगीर के समय आने वाले जो हमारे प्रथम जो अंग्रेज थे वो आपके विलियम हॉकिंस थे, जो जेम्स प्रथम के दूत बन के क्या आए थे? भारत आए थे। तो जेम्स प्रथम के दूत बन के क्या आए थे? भारत आए थे। अगर विलियम हॉकिंस की बात करेंगे तो भारत में क्या थे? 1608 से लेके 1611 तक था। इनको जो औरंगजेब ने उपाधि दी थी वो इंग्लिश से खाकी क्या करी थी? उपाधि दी थी। तो ये आपके जहांगीर के समय में आए थे भारत।
तो जहांगीर के समय भारत आने वाले जो व्यक्ति थे अंग्रेज, वो कौन थे? विलियम हॉकिंस थे। नोट देखिएगा आप, नोट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ये कहाँ आए थे? सूरत आए थे। तो भारत में ये कहाँ आए थे? सूरत आए थे। परंतु जहांगीर से पहली बार कहाँ मिले? आगरा में मिले। और विलियम हॉकिंस शाही दरबार में 3 वर्षों तक रहे। आप याद रखिएगा कि विलियम हॉकिंस आए कहाँ थे? सूरत आए थे, लेकिन मिले कहाँ? आगरा में। वही आगरा जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। बट आए सूरत थे, लेकिन मिले कहाँ थे? आगरा थे। और शाही दरबार में कितने वर्षों तक रहे? तो शाही दरबार में 3 वर्षों तक क्या करे? निवास किए। तो जहांगीर के समय आने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे आपके? वो आपके थे विलियम हॉकिंस। बात करेंगे कि जहांगीर के समय में और कोई भी क्या भारत में आया था? तो प्रश्न बनता है सर थॉमस रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने वाले दूसरे यात्री थे। कौन से नंबर के यात्री थे? दूसरे। तो सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने वाले दूसरे यात्री थे। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम, और विलियम हॉकिंस भी किसके दूत बन के भारत में आए थे? जेम्स प्रथम के ही दूत बन के भारत में आए थे। और कहा था कि 18 सितंबर को कहां पहुंचे? सूरत पहुंचे। परंतु जनवरी 1616 में कहां मिले? अजमेर में मिले। तो जो हमारे विलियम हॉकिंस थे, तो दोनों व्यक्ति आए कहां थे? सूरत आए थे। लेकिन विलियम हॉकिंस कहां मिले? आगरा में मिले। और आपके सर थॉमस रो कहां मिले? अजमेर में मिले। तो अजमेर कहां की बात करेंगे? तो अजमेर की बात करेंगे राजस्थान की। ये स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए कि दोनों व्यक्ति आए तो सूरत में थे, लेकिन विलियम हॉकिंस जो थे वो सूरत में ना मिलकर कहां मिले? आगरा में मिले। और आपके सर थॉमस रो आए तो सूरत थे, लेकिन वो आगरा में नहीं मिले थे, वो मिले थे आपके अजमेर में। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आपका। जहांगीर के अगर शासन टाइम की बात करेंगे तो 1605 से लेके 1627 किसका शासन है? आपके जहांगीर का शासन। तो 1605 से लेके 1627 तक जो शासन है वो आपकी कहा है? जहांगीर का शासन है। और आपसे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक थे जो जहांगीर के समय भारत आए थे। किसके समय भारत आए थे? जहांगीर के समय। इसने अपनी पुस्तक प्रीमिस्ट्री में क्या करा? जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण दिया है। तो अगर जहांगीर की हम बात करेंगे तो जहांगीर का जो शासन टाइम है वो 1605 से लेके 1627 क्या है? जहांगीर का शासन टाइम है। लेकिन जहांगीर ने अगर देखा जाए तो 1605 से लेके 1611 तक क्या करा था? शासन किया था। उसके बाद जो शासन चलाया था तो 1611 ईस्वी में जहांगीर की शादी हुई थी नूरजहां से। तो जो बादशाहत थी, यानी कि शासन की जो संचालिका हो गई थी वो नूरजहां हो गई थी। तो अगर हम देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में एक महिला है जिसको हम कहते हैं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासका थी। अगर उसके बाद हमारे यहाँ पे नाम मात्र की अगर हम बात करेंगे तो 1236 से लेके 1240 तक जो शासन था वो किसका था? रजिया सुल्तान का शासन था। उसके बाद अब हम बात करते हैं 1611 की। तो 1611 में क्या था? 1611 के अंतर्गत कुछ सालों के बाद, यानी कि अप्रोक्सीमेशन 380 सालों के बाद में एक महिला शासका बनने का प्रयत्न करा गया जिनका नाम था नूरजहां। तो नूरजहां ने जब शादी हो गई तो जहांगीर क्या थे? प्याले में डूबे रहते थे, शराब पीते थे, यानी किसी भी तरह की मोह माया नहीं थी, यानी कि दारू से सिर्फ मस्त बने रहते थे, दारू के अंतर्गत यानी शराब पीते रहते थे। तो जो बादशाहत थी 1611 से लेके 1627 तक किसने चलाई बादशाहत? तो बादशाहत चलाई आपके नूरजहां ने। तो नूरजहां ने पूरी तरह से बादशाहत को स्टार्ट करा और 1627 के बाद जो हमारे शासक बनेंगे तो जहांगीर के पुत्र यानी कि शाहजहां क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। ओके, तो हमने देखा कि जो बादशाहत थी, यानी कि हम डिटेल पार्ट भी पढ़ेंगे जहांगीर का, हम डिटेल में पढ़ेंगे अकबर को, डिटेल में पढ़ेंगे शाहजहां को, यानी जितने भी मुगल बादशाह हैं सभी की क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में है कि
स्ट्रिप नियर फ्रांसीसी था और शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये पहला ऐसा यात्री था जो भारत में 6 बार आया था। तो 6 बार इसने यात्रा करी थी भारत में। कितनी बार यात्रा करी थी? 6 बार क्या करी थी? भारत में क्या करी थी? यात्रा करी थी। इतालवी यात्री निकोलो मुनुची शाहजहां और औरंगजेब के समय के आया था, भारत आया था। तो एक यात्री आपके और भी थे जो शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत आए थे। शाहजहां की अगर हम बात करेंगे तो 1627 से लेके 1658, उसके बाद अगर शासन की बात करेंगे तो 1658 से लेके 1707 यानी कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की क्या हो जाती है? आपकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा कि हम बादशाहों की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके मुगल बादशाहों के एक एक चर्चा करेंगे फुल डिटेल में। तो ये देखिएगा आप लोग कि निकोलो जो आया था वो शाहजहां और औरंगजेब के समय आया था। उसके बाद में जो बर्नियर आया था ये क्या था? चिकित्सक था। और उस समय भारत आया था तो युद्ध चल रहा था किसका? उत्तराधिकारी का। तो उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा शिकोह थे और दारा शिकोह का पुत्र यानी कि औरंगजेब था। लेकिन उत्तराधिकारी बना कौन? औरंगजेब बने थे। तो दारा शिकोह यानी कि उत्तराधिकारी के बहुत सारे युद्ध भी हुए थे, बहुत सारे बैटल भी हुए थे उत्तराधिकारी के। तो हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद पॉइंट बनता है कि भारत आने वाले अन्य विदेशी यात्री कौन थे। तो हमने देखे कि जितने भी भारत आने वाले हमारे यात्री थे उन सभी की हमने चर्चा की है। अब हम बात करेंगे पीटर मुंडी की, तो ये शाहजहां के समय में भारत आए थे। जॉन फ्रियर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी शाहजहां के समय आए थे। जॉन लायट की बात करेंगे शाहजहां के समय में। मैंने आपको बताया कि शाहजहां का जो टाइम था वो 1627 से लेके 1658 तक था। अकबर का जो समय था वो आपका था 1556 से लेके 1605 तक था। तो एंथोनी मासेरात नूनिच जो था वो अच्युत राय के समय भारत आए थे। पाल केनिंग की बात करेंगे तो जहांगीर का, और जहांगीर का मैंने आपको बताया था 1605 से लेके 1627 क्या था? शासन टाइम था। एडवर्ड टेरी की बात करेंगे तो ये भी आपके जहांगीर के समय के आए थे, भारत आए थे। तो हमने देखा कि भारत आने वाले जितने भी आपके यात्री हैं सभी के बारे में हमने देखा था अभी। तो ऐसे ही हम चैप्टरों को देखते रहेंगे। अब अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहीं तक आज हमारी लास्ट सीमा थी। यानी कि हमने जितने भी आपके भारत में आने वाले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जितने भी आने वाले विदेशी यात्री थे उन सभी को देखा। इससे पहले टॉपिक में हमने देखा कि भारत में जो चीन के यात्री थे उन सभी को देखा कि भारत में चीन से कितने यात्री भारत आए थे, और हमने किसी भी यात्री को नहीं छोड़ा है। अगर एक बार रह भी जाता है तो हम कहीं ना कहीं उसको क्या कर लेंगे, किसी ना किसी वीडियो में हम उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आप हमारी पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया आप उसको देख लें। हम अगले ट्यूसडे को फिर से मिलेंगे आपके साथ थ्योरी के सेशन के साथ। बट आप बुधवार को देखना ना भूलें ज्योग्राफी का एमसीक्यू। यानी कि अगर आपने मंडे को एमसीक्यू नहीं देखा हिस्ट्री का तो आप उसको भी देख लें, और हमारी ट्यूसडे क्लास आज की क्लास को भी आप सभी लोग देखें ध्यान से। तब तक के लिए नमस्कार। दोबारा फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। ओके बाय।